आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। भारतीय संविधान का आज ये चौथा वीडियो है और इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने वेवेर योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान सभा का गठन, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। ठीक है, आज हम यहाँ पर देखेंगे संविधान का निर्माण, किस प्रकार संविधान सभा की मांग की जाती है और संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी, क्या संविधान की विशेषताएं भारतीय, कौन कौन सी समितियां ऐसे बनती हैं, हम उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज इसमें हम लोग जो आपका भारत संविधान का निर्माण, ठीक है, संविधान का निर्माण, ठीक है, तो इसमें हम पहली बात करेंगे इसमें संविधान सभा की मांग। ठीक है, संविधान सभा की मांग, ठीक है, तो 1934 में एक व्यक्ति हैं एम.एन. राय, उनके द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से यहां पर संविधान सभा की मांग की जाती है। उसके बाद 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग करेगी और 1938 में जो पंडित नेहरू हैं वो एक घोषणा करते हैं कि जो भारत की जो संविधान सभा होगी या फिर भारत के जो संविधान का निर्माण होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बाद में नेहरू की मांग को 1940 के अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक रूप से एक प्रकार से जो ब्रिटिश सरकार उसको स्वीकार भी करती है कि हाँ, कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है। ठीक है, और हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या करेंगे, भारत को एक उपनिवेश का दर्जा देंगे। ठीक है, क्या देंगे, उपनिवेश का दर्जा देंगे। ठीक है, अब अगस्त प्रस्ताव क्यों आया था कि 1939 में कांग्रेस ने 8 जो प्रांत थे उनमें से इस्तीफा दे दिया था। अब जो संवैधानिक संकट है और दूसरा भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए ये अगस्त प्रस्ताव लाया गया। यहां पर अगस्त प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया। ठीक है, अस्वीकार कर दिया गया। 1942 में एक मिशन भेजा जाएगा, क्रिप्स मिशन के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, किस नाम जानते हैं, क्रिप्स मिशन के नाम से हम उसको जानते हैं। वो मिशन भारत में भेजा जाता है कि जाइए आप भारतीयों को मनाइए और कांग्रेस के नेताओं को मनाइए और द्वितीय विश्व युद्ध में वो हमारा साथ दें। तो वह भी बात स्वीकार करता कि हाँ, हम ये बात स्वीकार करते हैं कि भारत का संविधान बनाना आपका अधिकार है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे और हम भारत को उपनिवेश का दर्जा देंगे। ठीक है, यहां पर मुस्लिम लीग क्या करती है, इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर देती है क्योंकि मुस्लिम लीग की जो मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। ठीक है, और उनकी क्या हो, अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। इस प्रकार 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है, वह भी 2 संविधान सभाओं की मांग को अस्वीकार कर देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। 1934 में जो आपके एम.एन. राय हैं, ठीक है, एम.एन. राय हैं, उनके द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की जाती है। क्या की जाती है, संविधान सभा की मांग की जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका 1935 में जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार आधिकारिक तौर पर क्या करेगी कांग्रेस, संविधान सभा की मांग करेगी, संविधान सभा की मांग करती है। ठीक है, उसके बाद आपका 1938 में पंडित नेहरू एक घोषणा करते हैं कि जो भारत का जो संविधान का निर्माण होगा, भारत के
संविधान का जो निर्माण होगा वह है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई, कौन करेगी? संविधान सभा करेगी। ठीक है, यह बात यहां पर नेहरू जी करते हैं। ठीक है, अब यहां पर नेहरू जी ने घोषणा कर दी। अब नेहरू की इस मांग को मैंने आपको बताया कि 1940 में एक आता है आपका अगस्त प्रस्ताव। क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव। अब ये क्यों लाया गया? अब 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या होता है, भारत में 1937 में 11 प्रांतों में होते हैं चुनाव। क्या होते हैं? 11 प्रांतों में होते हैं चुनाव, जिसमें से आपका जो 6 प्रांत थे वहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है। 3 राज्यों में गठबंधन की सरकार बनाती कांग्रेस। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी सरकार बनती है। अब लगभग आपका 22 महीने या फिर आपका 28 माह तक ये शासन में बने रहे और 1939 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो बिना भारतीयों से पूछे उनको शामिल कर लिया गया द्वितीय विश्व युद्ध में। अब युद्ध अंग्रेजों का, जबरदस्ती हमको उसमें डाल दिया गया। तो इस बात से नाराज होकर 1939 में कांग्रेस इन 8 प्रांतों से इस्तीफा दे देती है। अब जो भारत में ये जो समस्या हो गई, संवैधानिक संकट भी हो गया और कांग्रेस को मनाने के लिए ये अगस्त प्रस्ताव लाया गया। तो इसमें क्या बात की जाती? पहली कि संविधान बनाना क्या है? भारतीयों का अधिकार है। ठीक है, दूसरी बात में क्या की गई कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या देंगे? उपनिवेश का दर्जा देंगे। ठीक है, यह बात यहां पर अगस्त प्रस्ताव में की जाती है। अब इस अगस्त प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? ठुकरा दिया गया। अब 1942 में, ये आपको बताया मैंने, क्या आता है भारत में? क्रिप्स मिशन आता है आपका। कौन आता है? क्रिप्स मिशन भारत में आता है। ठीक है, अब यह कहता है कि हां, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। क्या करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, और दूसरी वही बात करता है जो आपका जो अगस्त प्रस्ताव था, वही बात यहां दोहराता है कि हां, भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इस मिशन को भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। अब इसके अस्वीकार होने का कारण था कि मुस्लिम लीग की एक मांग थी कि जो भारत है उसको 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दें और दोनों की क्या हो? अलग अलग संविधान सभाएं हो। इस बात को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, तो यह मिशन भी यहां पर असफल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका 1946 में आता है आपका कैबिनेट मिशन। ठीक है, यह भी क्या करता है? 2 संविधान सभाओं की मांग को अस्वीकार कर देगा। मांग को अस्वीकार कर देगा। कौन? कैबिनेट मिशन कर देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है? लेकिन उसने एक ऐसी योजना प्रस्तुत करी कि जिससे मुस्लिम लीग को संतुष्टि मिली कि हां, इन भविष्य में जाकर हां, कि भारत के 2 हिस्से हो सकते हैं। ठीक है, ये यहां पर हम लोग इसको देखा। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर देख लेते हैं एक बार। 1934 में पहली बार एम.एन. राय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की जाती है। ठीक है, उसके बाद 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग करती है। ठीक है, उसके बाद आपका 1938 में जो पंडित नेहरू हैं उनके द्वारा एक घोषणा की जाती है कि जो भारत के संविधान का निर्माण होगा वह एक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी। ठीक है, उसके बाद नेहरू की इस मांग को अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया कि हां,
भारत का संविधान बनाना भारतीयों का क्या है, एक अपना अधिकार है। ठीक है, उसके बाद 42 में भी इस बात को दोहराया जाता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि भैया हम आपको पूर्ण स्वतंत्रता देंगे। ठीक है, कांग्रेस बोलती है कि अभी तक तो हम आपसे केवल एक अधिराज्य की मांग कर रहे थे, तब तो आपने हमको दिया नहीं। ठीक है, अब हम इस स्थिति में है कि आपसे बराबर में आकर क्या हम कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो अब कांग्रेस राजी नहीं है। ठीक है, कि हमको तो क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमको अधिराज्य से कोई मतलब नहीं, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इसलिए यह मिशन भी अस्वीकार हो गया। अब अंतोगत्वा 1946 में कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत में संविधान सभा का गठन हो जाएगा। ठीक है, और एक अंतरिम सरकार यहां पर स्थापित कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें अगला। अब बात करेंगे बस संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, ठीक है, इसको हम लोग यहां पर देखेंगे इसमें। तो देखिए, तो जो संविधान सभा है हमारी, तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन है, इसके माध्यम से इसका गठन होता है, किसका, संविधान सभा का। ठीक है, अब ये जो कैबिनेट मिशन है, इसमें क्या चीज थी कि जो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या होगी, किसकी, संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या होनी थी आपकी, वह कितनी होनी थी, 389 होनी थी। ठीक है, कितनी, 389। इसमें से जो 299 सीटें थी आपकी, 296, कितनी, 296। ठीक है, यह होनी थी आपकी ब्रिटिश प्रांतों से। कहां से, ब्रिटिश प्रांतों से या ब्रिटिश भारत से। ठीक है, उसके बाद जो आपकी 93 सीटें हैं, ठीक है, कितनी, 93, यह होनी थी आपकी देसी रियासतों से। किन से, देसी रियासतों से। ठीक है, इस प्रकार से जो है संविधान सभा की जो सदस्य संख्या, उसका विभाजन किया गया कि सब 296 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे और जो 93 सीटें होंगी वो देसी रियासतों से होंगी। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब जो ये ब्रिटिश भारत की जो 296 सीटें थी, ठीक है, इसमें से जो 292 सीटें थी, ये आपकी चुनी जानी थी कहां से, 11 गवर्नरों के प्रांतों से। कहां से, गवर्नरों के प्रांतों से। ठीक है, इसमें से ही जो 4 थी, ये आपका जो इनका चयन होता है, इनका चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। कहां से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। इस प्रकार थी आपकी ये कुल 296 सीटें। ठीक है, जिसमें 292 आपकी 11 जो गवर्नरों के प्रांत है वहां से, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। अब इसमें बात करें, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे कौन कौन से आपके। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपका था अजमेर। ठीक है, यह पाकिस्तान में हो गया, यही यानी कि ये मेवाड़ वाला इलाका था आपका यहां पर। दूसरा था इसमें आपका बलूचिस्तान। ठीक है, तीसरा हो गया आपका कुर्ग। कौन सा, कुर्ग, ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, चौथा था आपका दिल्ली। ठीक है, ये आपके 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। इतना लोग समझ में आ गया होगा कि जो कुल सदस्य संख्या थी वो 389 थी। कितनी थी, 389 थी। इसमें से 296 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 आपका देसी रियासतों से शामिल होनी थी। ठीक है, अब जो ब्रिटिश भारत की जो 296 सीटें थी, इसमें से 292 जो 11 प्रांत थे वहां से, और जो 4 सीटें थी वो आपकी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से शामिल होनी थी। ठीक है, अब ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे आपके, इसमें एक था आपका अजमेर। ठीक है, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग कर्नाटक में है, और दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, यहां से शामिल होनी थी। ठीक हो गया।
अब बात करें यहां पर कि एक सीट कितने लाख की जनसंख्या पर होनी थी। ठीक है, एक सीट, ठीक है, ये आपकी 10 लाख की जनसंख्या पर होनी थी। 10 लाख की जनसंख्या पर क्या थी, एक सीट की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, कितने की, एक सीट की। ठीक है, और ये सीटें थी किस आधार पर आवंटित की जानी थी, जो ये सीटें थी आपकी किस आधार पर आवंटित की जानी थी, तो जो आपके प्रांत थे और जो रियासतें थी, क्या थी, रियासतें थी, तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनकी जनसंख्या के अनुपात में इनका आवंटन होना था सीटों का। और 10 लाख की जनसंख्या पर क्या था, आपका एक सीट की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर आपको क्या था, एक सीट थी। ठीक है, और इनका बंटवारा किस आधार पर किया गया, उनकी जनसंख्या के अनुपात में इनका बंटवारा किया गया साहब। ठीक है, इतना लोग समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो आपका ब्रिटिश प्रांत थे। कौन, ब्रिटिश प्रांत थे। यहां पर भी सीटों को 3 आधार बांट दिया गया। ठीक है, जो यहां पर इनको आवंटित सीटें थी उनका 3 आधार पर क्या किया गया, 3 जो समुदाय हैं, ठीक है, कौन कौन, जो 3 समुदाय थे उनके बीच इनको बांट दी गई सीटों को। ठीक है, पहले थे आपके सामान्य, दूसरे हो गए मुस्लिम और तीसरे हो गए सिख। इनके बीच ब्रिटिश प्रांतों की सीटों को बांट दिया गया। ठीक है, यानी कि उनकी जनसंख्या का अनुपात, सामान्य की, मुस्लिम की, उनके आधार पर यहां पर सीटों को बांट दिया गया। ठीक है, अब जो प्रत्येक समुदाय था, ठीक है, इनके प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली से, ठीक है, जो संविधान सभा का चुनाव होना था। ठीक है, इसका चुनाव कौन करता, आपका प्रांतीय असेंबली यानी कि विधानसभा करती। किस प्रकार से करती, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर करती। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर करती। और इसका भी क्या आधार था आपका, जो इसका भी जो आधार था आपका, इसमें भी इन्होंने क्या किया, एकल संक्रमणीय मत माध्यम, ठीक है, मत माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से। ठीक है, ये आधार था चुनाव का। ठीक है, करती कौन, प्रांतीय असेंबली करती, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर करती। क्या आधार था उसका, जो नियम था, एकल संक्रमणीय मत माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं इसमें अब। ठीक है, जो आपकी देशी रियासतें थी उनके प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के जो प्रमुख थे उनको करना था। ठीक है, जो देशी रियासतें थी, ठीक है, इनके प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता, रियासतों के प्रमुखों करना था। कि आप नामित कीजिए कि आपको किसको अपना प्रतिनिधि बनाकर संविधान सभा में भेजना है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो जो संविधान सभा है इसका जो चुनाव होगा, संविधान सभा के लिए जो चुनाव होगा आपका जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होता है इसके लिए। ठीक है, इसमें इस चुनाव में जो आपकी
इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसको यहां पर 208 सीटें मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 208 सीटें मिलेंगी। ठीक है। मुस्लिम लीग को, ठीक है, लीग को मिलेंगी यहां पर 73 सीटें। ठीक है। और जो छोटे एवं स्वतंत्र दल थे यानी कि अन्य की बात करें, उनको यहां पर 15 सीटें प्राप्त हुई। कितनी? 15 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है। और जो देसी रियासतें थी, कौन थी? देसी रियासतें, ठीक है, कितनी थी इनके पास सीटें? 93 थी। ये शामिल नहीं हुई संविधान सभा में। क्या नहीं हुई? शामिल नहीं होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चुनाव कब होते हैं? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होते हैं आपके। ठीक है। और जिसमें 208 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें लीग को मिलेंगी, और जो अन्य 15 सीटें हैं, सॉरी, जो 15 सीटें हैं वो अन्य को मिलती हैं, जिसमें छोटे छोटे जो स्वतंत्र दल होते हैं उनको मिलती हैं। और जो देसी रियासतें हैं, इन्होंने संविधान सभा से खुद को अलग रखा। ठीक है। तो इस प्रकार ये शामिल नहीं होती हैं। ठीक है। ये अभी बात चल रही है, अभी विभाजन से पहले की बात चल रही है, विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन के बाद सीटों का बंटवारा फिर से होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें हम लोग देखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली। क्या देखेंगे? संविधान सभा की कार्य प्रणाली, किस प्रकार से संविधान सभा कार्य कर रही थी। ठीक है, इसको हम लोग यहां पर देखेंगे। चलिए देखते हैं। नंबर 1 इसमें हम लोग देखेंगे तो जो संविधान सभा का चुनाव हो गया, अब पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होगी। ठीक है। यहां पर जो मुस्लिम लीग है बहिष्कार कर देगी। ठीक है। और अलग पाकिस्तान के मांग पर बल देती है। ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती संविधान सभा की। ठीक है। जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। कैसे अध्यक्ष थे ये? अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है। तो पहली बैठक में कितने सदस्य भाग लेते हैं आपके? 211 सदस्यों ने भाग लिया पहली बैठक में। ठीक है। क्या लिया? भाग लिया। ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग देखते हैं इसको आगे और। ठीक है। तो चुना किसको गया इसमें? जो अस्थायी अध्यक्ष हैं, किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ठीक है। और इसके बाद आपका 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का क्या कर लिया गया? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि इस संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है। तो डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी जो थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है। और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है। तो इसमें दो व्यक्ति हैं आपके, एक है आपके डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। कौन? एच.सी. मुखर्जी। दूसरे व्यक्ति इसमें आपके वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है। ये क्या थे? दो व्यक्ति यहां पर संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है। एक तीसरे व्यक्ति हैं आपके वी.एन. राव। ठीक है। इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। किनको? वी.एन. राव को। ठीक है। इतना को समझ में आ गया होगा। ठीक है। डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी को और जो वी.टी. आपके कृष्णाचारी हैं, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। और 11 दिसंबर 1946 को यहां पर आपकी संविधान सभा की क्या होती है? दूसरी बैठक होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है। और उससे पहले 9 दिसंबर 46 को, ठीक है,
9 दिसंबर 46 को पहली बैठक होती है और फ्रांस की तरह इस सभा में सबसे जो वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कर लिया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, यह हम लोग कहते हैं सदन सभा की कार्यप्रणाली थी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे। चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव की। किसकी? उद्देश्य प्रस्ताव की। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू क्या करते हैं, संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। ठीक है, तीसरी बैठक होती है संविधान सभा की, इसमें इस उद्देश्य प्रस्ताव को कौन रखेंगे, पंडित नेहरू रखेंगे। और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा सर्वसम्मति से पारित कर देती है। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो पहला पॉइंट, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, या फिर इसको कैसे प्रस्तुत किया गया। ठीक है, कौन रखते हैं, पंडित नेहरू रखते हैं, और ये संविधान सभा की क्या थी, तीसरी बैठक थी। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है क्या हो गया, पारित हो गया। ठीक है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक था। अब विभाजन की बात क्या होगा। ठीक है, जो स्वतंत्रता अधिनियम भारत में आएगा उसके बाद यहां भारत में क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा परिवर्तन। ठीक है, यहां पर क्या परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब विभाजन हो गया भारत का। ठीक है, क्या हो गया, विभाजन हो चुका भारत का। अब जो देशी रियासतें हैं आपकी, वह क्या करती हैं, धीरे धीरे इस संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों को भेजना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके होते हैं। ठीक है, और 3 जून 47 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई जो माउंटबेटन योजना थी उसको स्वीकार कर लिया गया, और देशी जो रियासतें थी उनके जो अधिकतर प्रतिनिधि थे वो सब शामिल हो गए किसमें, संविधान सभा में। ठीक है, अब चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि क्या चीज था, इसके द्वारा क्या परिवर्तन भारत में होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसके द्वारा भारत में क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो जो आपकी सभा थी, कौन सी सभा, जो संविधान सभा थी, इसको क्या बनाया गया, समप्रभु बनाया गया। ठीक है, यानी कोई भी फैसला लेने के लिए संविधान सभा स्वतंत्र थी। ठीक है, और जो संविधान सभा थी अपनी स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी, ब्रिटिश सरकार का इस पर कोई भी क्या नहीं था, नियंत्रण नहीं था। संप्रभु निकाय बना देगा, संप्रभु क्या बनाएगा, इसको निकाय बनाएगा एक तरीके से। ठीक है, दूसरा इसमें कि यह अधिकार भी संविधान सभा को दिया गया। ठीक है, क्या अधिकार दिया गया कि किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकती है, किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकती, कौन, संविधान सभा। ठीक है, एक अधिकार इसको यह मिल गया। दूसरा, संविधान सभा को एक विधायिका बना दिया गया। ठीक है, यानी कि 2 अलग अलग काम इस संविधान सभा को सौंपे गए। ठीक है, ये आपकी जो संविधान सभा थी, ठीक है, इसको क्या बनाया गया, एक तो बनाया गया इसको विधायिका। ठीक है, यानी कि संसद का जैसा काम दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, इसको विधायिका बना दिया गया। ठीक है, इसके 2 काम थे। पहला काम था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना।
ठीक है, एक काम इसका यह था। दूसरा काम, देश के लिए आम कानून लागू करना। क्या करना? देश के लिए कानून लागू करना। ये दो काम थे, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से संसद के तौर पर भी काम कर रही थी और एक प्रकार से सभा के रूप में भी काम कर रही थी, ठीक है। अब ये जो कार्य थे इनको अलग अलग दिन करने थे, एक साथ नहीं करना था, ठीक है। और जो संविधान सभा थी ये क्या बनेगी? अब स्वतंत्र भारत की पहली क्या बनेगी? अब ये संसद बनेगी। स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी बन गई आपकी, कौन? संविधान सभा, ठीक है। तो जब जो संविधान सभा थी इसकी बैठक, ठीक है, संविधान सभा के रूप में होती थी, ठीक है। ये सभा की बैठक जब संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी जो अध्यक्षता थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, ठीक है। यानी कि संविधान सभा के रूप में जब ये कार्य करेगी, ठीक है, क्या करेगी? कार्य करेगी, तो अध्यक्षता कौन करेंगे? राजेंद्र प्रसाद करेंगे, ठीक है। जब यही संविधान सभा आपकी विधायिका के रूप में कार्य करेगी, क्या करेगी? विधायिका के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। तो अध्यक्षता कौन करेंगे? जीवी मावलंकर करेंगे, ठीक है। और ये दोनों काम इनको अलग अलग दिन करने थे, ठीक है। इतना लोग समझ में आ गया होगा। तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना इसका एक काम था, दूसरा काम देश के लिए आम कानूनों को लागू करना इसका काम था, ठीक है। तो इतना लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये थी संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो 9 दिसंबर 46 को पहली बैठक और यहां पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। दूसरी बैठक होगी आपकी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। दूसरी बैठक थी आपकी ये, और यहीं पर ही डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को और वी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। और आपके जो डॉक्टर बी.एन. राव हैं उनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया इस संविधान सभा का, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक में यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को आपका ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाएगा पंडित नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को यह आपका पारित हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा अब कुछ परिवर्तन यहां पर भारत में होने को देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अब भारत का हो चुका विभाजन, तो क्या काम होंगे? संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बना दिया गया, ठीक है, कि वह क्या कर सकती है? किसी भी कोई भी निर्णय लेने का क्या है? वो स्वतंत्र है। कौन? संविधान सभा, ठीक है। कोई भी संविधान बनाने के लिए संविधान सभा क्या थी? स्वतंत्र थी। और उसको यह अधिकार भी दे दिया गया कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकती है। क्या कर सकती है? किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकती है, ठीक है। संविधान सभा को एक प्रकार से विधायिका के रूप में भी क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया, अर्थात संसद के रूप में। यानी कि इसको एक साथ दो काम सौंपे गए। क्या किया गया? इसको एक साथ दो काम सौंपे गए। एक तो इसको, ठीक है, पहला काम इसको स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का काम था, ठीक है। जब संविधान सभा के रूप में हमें इसकी बैठक होगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? राजेंद्र प्रसाद करेंगे। जब देश के लिए आम कानून लागू करने होंगे तो इसकी बैठक कौन करेंगे? अध्यक्षता कौन करेंगे? जीवी मावलंकर करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से स्वतंत्र भारत की क्या थी? ये एक पहली संसद भी बन गई। कौन? संविधान सभा, ठीक है। चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर, ठीक है। तो 26 नवंबर, ठीक है, तो 26 नवंबर 1949, ठीक है, सॉरी ये 40 लिखा गया। 1949 तक जो इस संविधान सभा थी दोनों रूप में कार्य करते रही, ठीक है। और इस समय तक जो संविधान सभा का निर्माण कार्य था वो पूरा हो चुका था, ठीक है। अब मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे भारतीय संविधान सभा से अलग हो चुके हैं, ठीक है। और जो उस समय
जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था तो कुल 389 सीटें निर्धारित थी। अब भारत का हो चुका विभाजन, तो सीटों की संख्या कहां तक आ गिरेगी आपकी, 299 सीटें बचेंगी भारत में अब, ठीक है, क्योंकि भारत में क्या हो चुका है, विभाजन हो चुका है, ठीक है। तो बात करें यहां पर ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है, जो ब्रिटिश प्रांतों की यहां पर कितनी सीटें थी, पहले 296 सीटें थी, ठीक है, ये कितने पर गिर जाएंगी आपकी, 229 पर गिर जाएंगी। देशी रियासतों के लिए वहां पर उसमें 93 सीटें थी, कितनी, 93, तो अब ये कितने पर आ जाएंगी आपकी, 70 सीटों पर, ठीक है। तो ये जो स्थिति है आपकी, ये विभाजन के बाद की है। कब की है, विभाजन के बाद की स्थिति है, ठीक है। तो ये हमने देखा यहां पर, ठीक है, यहां पर आपका क्या था, संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, कब, आपका 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो सीटों की संख्या थी, संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी वो 389 थी। जब विभाजन के बाद कितने में आगे गिरी, 299 पर आके गिर गई, ठीक है। इस 389 में जब 296 जो सीटें थी वो देशी ब्रिटिश प्रांतों के लिए थी, तो उसकी संख्या कितनी होगी, 229 हो गई, ठीक है। अब जो 93 सीटें थी किसके लिए, देशी रियासतों के लिए, उसकी संख्या कितने पर आगे गिर गई, 70 सीटों में गिर गई, ठीक है। इस प्रकार कुल सीटें कितनी होगी आपकी, 299 सीटें बची, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। ये जो आपका यहाँ पर सभी डाटा मैं बता रहा हूँ, ये 1946 के जो कैबिनेट मिशन था उसके अकॉर्डिंग था। बाद में ये जो हो गया आपका ये वाला 70, 299 और 229, ये विभाजन के बाद का यहाँ पर एक रूपरेखा थी, जो सीटें बचेंगी यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान सभा के अन्य कार्यों के, किसकी, संविधान सभा के अन्य कार्य, क्या क्या उसने अन्य कार्य किए, ठीक है। पहली बात, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कर दिया गया, ठीक, कब, पहला काम मई 1949 में, ठीक है, राष्ट्रमंडल की क्या कर ली, सदस्यता ग्रहण कर ली गई, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। दूसरा काम 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, क्या होगा, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, किसको, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, एक काम इन्होंने काम किया, ठीक है। तीसरा काम 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, राष्ट्रीय गान को भी अपना लिया गया, ठीक है, जनगण मन को भी अपना लिया गया, कब, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और उसी दिन 24 जनवरी जो आपका 1950, इसी दिन क्या कर लिया गया, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी अपना लिया गया, ठीक है। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको क्या किया जाएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा, ठीक है, कब, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कुछ अन्य कार्य थे। मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली जाएगी भारत के द्वारा, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाएगा, 24 जनवरी 1940 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाएगा भारत, ठीक है। उसके बाद 24 जनवरी 50 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे, ठीक है। तो जो आपका संविधान है लगभग, ठीक है, तो कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा संविधान बनने में, ठीक है। और जो संविधान सभा थी यहां पर जो कुल बैठकें हुई इसमें, ठीक है, कुल बैठकें यहां पे कितनी हुई, 165 बैठकें हुई थी, ठीक है। और लगभग आपका 60 देशों का
संविधान पढ़ा गया। कितने देशों का? 60 देशों का संविधान पढ़ा गया यहां पर, ठीक है। और जो प्रारूप था इस पर लगभग 114 दिन तक क्या किया गया? दिनों तक विचार किया गया, ठीक है। चर्चा चलती रही इस पर। किस पर? प्रारूप पर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो खर्चा हुआ आपका, कितने का हुआ? 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ उस समय इस संविधान सभा को बनाने पर, ठीक है। उसके बाद आपका 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, क्या होगी? संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, ठीक है। और इसी दिन इस पर 284 सदस्यों के द्वारा क्या किया जाएगा? हस्ताक्षर किए जाएंगे, ठीक है। तो 284 सदस्यों ने संविधान, जो आपके संविधान है की जो कॉपी थी उस पर क्या किए? हस्ताक्षर किए, ठीक है। इतना लोगों को समझ में आ गया होगा इसमें क्या क्या चीजें थी आपके करके, ठीक है, ठीक है। तो कुल समय जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कुल बैठकें 165 हुई। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और प्रारूप पर लगभग 114 दिन तक विचार किया गया। जो खर्चा रहा वो 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इस बैठक में 284 सदस्य हैं उनके द्वारा यहां पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्यों नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, कौन? प्रारूप समिति थी, उसने फरवरी 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसमें अब देखते हैं संविधान का प्रभाव में आना, ठीक है। ये तो हमने देखा कि संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, ठीक है। अब संविधान प्रभाव में किस प्रकार से आएगा उसको हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या है आपकी हेडिंग? संविधान का प्रभाव में आना, ठीक है। इसको हम लोग यहां पर देखेंगे क्या चीज है ये, ठीक है। तो इसमें क्या आपका पहला क्या लाइन इसमें पहले आपका कि जो बी आर अंबेडकर थे, आप पे कौन? बी आर अंबेडकर थे, इनके द्वारा 4 नवंबर 1948 को, ठीक है, अंतिम रूप से प्रारूप पेश किया गया, ठीक है। क्या किया गया? प्रारूप पेश किया गया, ठीक है, बी आर अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। और इस बार संविधान पहली बार पढ़ा जाता है, ठीक है। जब 4 नवंबर 1948 को अंतिम रूप से संविधान जो प्रारूप है उसको पेश किया जाएगा तो इसी समय पहली बार संविधान को पढ़ा भी जाएगा, ठीक है। यहां पर 5 दिन तक आम चर्चा होती है, ठीक है। लगभग 5 दिन तक क्या चलती है? चर्चा चलती है संविधान पर आपकी, ठीक है। उसके बाद संविधान पर जो दूसरी बार जो विचार होगा 15 नवंबर 1948 को दोबारा से क्या होगा? सब विचार होगा 15 नवंबर 1948 को क्या होगा? दूसरी बार विचार किया जाएगा संविधान पर, ठीक है। तो इसमें यहां पर क्या होगा? 17 अक्टूबर 1949 तक यहां पर क्या चलेगा? विचार चलते रहेगा आपका। ये कब तक चलेगा आपका? ये 17 अक्टूबर 1949 तक ये विचार चलते रहेगा आपका इस पर, ठीक है। अब लगभग आपके 7653 क्या आते हैं? संशोधन प्रस्ताव आते हैं कि साहब यहां पर ये सही नहीं है, यहां पर ये सही नहीं है, ये प्रस्ताव आते हैं, ठीक है। कितने? 7653। तो इसमें से लगभग आपका 2473 पर क्या होती है? चर्चा होती है, ठीक है। बाकी कोई चर्चा नहीं की गई, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान सभा पर तीसरी बार जो विचार किया जाएगा तो 14 नवंबर 1949 को
ठीक है, 14 नवंबर 1949 को तीसरी बार क्या होगा, यहां पर विचार किया जाएगा संविधान पर। ठीक है, और इसी समय 14 नवंबर को ही जो बी आर अंबेडकर हैं, कौन, बी आर अंबेडकर के द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड, ठीक है, इस नाम से इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। किस नाम से, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड करके इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि क्या किया जाए, इस संविधान को पास कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें पहली बार जो वाचन होगा, ठीक है, 4 नवंबर 1948 को पहली बार विचार किया जाएगा संविधान पर। ठीक है, लगभग 5 दिन तक चर्चा चलती है। दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को दूसरी बार इस संविधान पर विचार किया जाएगा, जो 17 अक्टूबर 1949 तक इस पर विचार चलते रहेगा। और इसी समय लगभग आपका 7563 संशोधन प्रस्ताव आते हैं और इनमें से केवल 2473 पर चर्चा हो पाती है। 14 नवंबर 1949 को तीसरी बार विचार किया जाता है। इसी समय बी आर अंबेडकर के द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास करके एक प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो ये प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, छब्बीस नवंबर 1949 को, ठीक है, कब, 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित घोषित कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, पारित घोषित कर दिया गया। ठीक है, और इसी समय अध्यक्ष व अन्य सदस्य ने इस पर हस्ताक्षर भी किए। ठीक है, तो उस समय जो सभा में यहां पर जो 299 सदस्य थे उसमें से कुल 284 थे, यहां पर उन्होंने क्या किया, यहां पर हस्ताक्षर किए इस संविधान पर। ठीक है, और बाकी जो अंबेडकर हैं आपके, इनको भारतीय संविधान के पिता के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, और आधुनिक मनु की संज्ञा इनको दी जाती है। ठीक है, इतना लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखेंगे हम लोग आपका संविधान का प्रवर्तन। ठीक है, किस प्रकार से उसको परिवर्तित किया जाएगा, कौन कौन से उनको अनुच्छेदों को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद आदि जो कुछ प्रावधान थे, इनको 26 नवंबर 49 को लागू कर दिया गया। ठीक है, और बाकी के जो आपके प्रावधान होंगे वो 26 नवंबर 50 को लागू होते हैं। ठीक है, और इस दिन को ही संविधान की शुरुआत के रूप में देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी का जो दिन था इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसने लाहौर अधिवेशन में एक संकल्प के आधार पर क्या कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे, स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को ही कुछ प्रावधान इसमें लागू हो गए, जैसे आपका आर्टिकल 5, 6, ठीक है, तो 6 हो गया आपका, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये जो आर्टिकल थे ये क्या हो गए, इस दिन स्वतः ही क्या हो गए, लागू हो गए, लागू
हो गए। बाकी के आपके कब होंगे? 26 जनवरी 1950 को क्या होंगे? लागू होंगे। ठीक है, और इसी दिन को हम क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, यानी कि संविधान का जो शुरू होने का दिन है वो आपका कौन सा है? 26 जनवरी 1950 है। ठीक है, इसमें अब कुछ आवश्यक तथ्य हैं जिनको हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं इसको। चलिए अब बात करते हैं कुछ, इसमें कुछ फैक्ट हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्ट इसमें हैं आपके। तो जो संविधान सभा थी, ठीक है, उसने प्रतीक के रूप में, यानी कि मोहर के रूप में, ठीक है, मोहर, ये इसको हम प्रतीक कह सकते हैं, वो किसको बनाया था इन्होंने? हाथी को। ठीक है, हाथी को प्रतीक के रूप में लोगों ने क्या किया था? अपनाया था संविधान सभा ने। ठीक है, हम दूसरा बात करें इसमें कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे आपके? वी.एन. राव। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया था कानूनी सलाहकार के तौर पर। ठीक है, और बात करें हम संविधान सभा का सचिव, ठीक है, तो एच.बी. आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, एक व्यक्ति हैं आपके एल.एन. मुखर्जी। ठीक है, कौन? एल.एन. मुखर्जी हैं एक व्यक्ति आपके, इनको क्या बनाया गया? मुख्य प्रारूपकार बनाया गया। मुख्य प्रारूपकार। ठीक है, यानी चीफ ड्राफ्टमैन के नाम से इनको जानते हैं, चीफ ड्राफ्टमैन के नाम से इनको जानते हैं एल.एन. मुखर्जी को। ठीक है, दूसरा इसमें क्या फैक्ट है? एक व्यक्ति है आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा सुलेखन किया गया, यानी कि संविधान लिखा गया। ठीक है, किसमें, कौन सी भाषा में लिखा गया था? इटैलिक शैली में। ठीक है, किसमें? यानी कि अंग्रेजी में लिखा गया था। ठीक है, यानी कि इनके द्वारा इस संविधान को क्या किया गया? हस्तलिखित किया गया। हस्तलिखित किया गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, अब बात करें जो मूल संविधान था आपका, क्या था? मूल संविधान था, इसके हिंदी संस्करण, इसका जो हिंदी संस्करण था, ये किसने लिखा आपका? जो हिंदी संस्करण के जो सुलेखन का कार्य था, ये किया आपका बसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने किया? बसंत कृष्ण वैद्य ने इसको हिंदी में लिखा, जबकि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको अंग्रेजी में लिखा। ठीक है, ये दो व्यक्ति आप इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें अब हम जो है जो संविधान की जो प्रमुख विशेषता है उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये था संविधान का निर्माण किस प्रकार से यहां पर होता है। तो संविधान सभा की जो मांग थी आपकी 1934 में एम.एन. राय के द्वारा रखी जाती है औपचारिक रूप से, और उसके बाद 35 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये पहली बार आधिकारिक तौर पर क्या करती है? संविधान सभा की मांग करती है। ठीक है, 38 में जो पंडित नेहरू हैं ये घोषणा करते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी। ठीक है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से नेहरू की इस बात को स्वीकार कर लिया गया, बोले कि हाँ आपका अधिकार है कि आप संविधान बनाएंगे और हम आपको उपनिवेश का दर्जा देंगे। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, 42 में आपका आता है क्रिप्स मिशन आता है, यह भी यही बात करता है कि आप क्या करेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
संविधान सभा बनाएंगे और हम आपको क्या देंगे, उपनिवेश का दर्जा देंगे। तो यहां पर कांग्रेस बिगड़ गई, बोले नहीं हमको चाहिए पूर्ण स्वराज्य। अब तक हम आपसे मांगते रहे अधिराज्य, जब हम आपसे मांगा हमने उपनिवेश, तब तो आपने दिया नहीं हमको। अब हमको नहीं चाहिए आपका उपनिवेश, हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। ठीक है, इसी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हो जाता है, आप लोगों ने पढ़ा है इस चीज को, ठीक है, इतिहास में। अब उसके बाद कैबिनेट मिशन है आपका, ठीक है, इसके माध्यम से भारत में क्या होता है, संविधान सभा का गठन किया जाता है, लेकिन इसने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें संविधान सभा का गठन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो संविधान सभा तो गठन जो होता है 1946 में गठित कैबिनेट मिशन के माध्यम से होता है, और वह यह बताता है कि जो संविधान सभा होगी उसकी जो कुल सदस्य संख्या होगी कितनी होगी, 389 होगी, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 296 होंगे और देशी रियासतों से कितने, 93 होंगे, ठीक है। जो ब्रिटिश प्रांत हैं वहां पर 296 कुल सीटें थी, जिसमें से 292 जो 11 प्रांत हैं उनके गवर्नरों के प्रांतों से, और जो 4 हैं वो आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। अब 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से हैं, अजमेर हो गया, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, ठीक है। और 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था की गई थी, और जो सीटें थी उनको प्रांत और रियासतों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया, और जो ब्रिटिश प्रांत की जो सीटें थी उनको 3 समुदायों के बीच में बांट दिया गया कि आपकी जितनी जनसंख्या है उस आधार पर आपको क्या मिलेंगी, सीटें मिलेंगी। ये 3 समुदाय थे आपके, सामान्य, मुस्लिम और सिख, ठीक है। संविधान सभा के अगर हम चुनाव की बात करें तो प्रांतीय असेंबली को चुनाव करना था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से करना था, वह भी किस आधार पर, एकल संक्रमणीय मत माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से, ठीक है। जो देशी रियासतें थी उनको अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता, उनका जो रियासत के प्रमुख थे उनको चुनाव करना था अपने प्रतिनिधियों का, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव, तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होते हैं, और इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं, लीग को मिलेंगी 73, लीग का मतलब मुस्लिम लीग है, और जो अन्य हैं छोटे छोटे जो स्वतंत्र दल थे उनको यहां पर 15 सीटें मिलती हैं। देशी रियासतों ने संविधान सभा से खुद को अलग रखा, यहां पर शामिल नहीं हुई, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली किस प्रकार की थी, ठीक है। तो 9 दिसंबर 46 को पहली बैठक होती है, और यहां पर फ्रांस की तरह ही सबसे वरिष्ठ सदस्य, जो सबसे उम्रदराज जो व्यक्ति हैं, सच्चिदानंद सिन्हा को स्वागताध्यक्ष या फिर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है। और पहली बैठक में ही 211 सदस्यों ने भाग लिया। दूसरी बैठक होगी 11 दिसंबर 46 को, यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, जिसमें डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को और वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष यहां पर चुना जाएगा, ठीक है। और जो आपके बी.एन. राव हैं, ठीक है, इनको संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा का बनाया गया। इसके बाद हमने देखा था उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी वहां पर इसको पेश किया जाता है, पंडित नेहरू के द्वारा रखा जाता है, कब, 13 दिसंबर 46 को रखा जाएगा, और 22 जनवरी 1947 को यह क्या हो जाएगा, पारित हो जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत में क्या परिवर्तन हुए, ठीक है। तो पहली बात, संविधान सभा को क्या किया गया, संप्रभु निकाय के रूप में बना दिया गया, ठीक है। यानी कि उस पर छोड़ दिया गया कि उसकी वो तय करे कि उसको किस प्रकार का संविधान बना है, हम जो ब्रिटिश सरकार है क्या करेगी, हम कहा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक अधिकार और दे दिया कि सब किसी भी ब्रिटिश कानून को क्या कर सकते हैं, आप समाप्त कर सकते हैं, आपकी इच्छा रखो, नहीं तो क्या करो, समाप्त कर दो। संविधान सभा की बात करें तो इसको विधायिका का अधिकार मिल गया, यानी कि संसद के रूप में। जो संविधान सभा थी ये 2 तरीके से कार्य करती थी, ठीक है। एक काम था इसका स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, दूसरा देश के लिए कानून बनाना, ये 2 काम थे। जब स्वतंत्र भारत के लिए इसका काम संविधान बनाने का काम करती थी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब देश के लिए कानून लागू करने की बात होगी, यानी विधायिका के रूप में जब काम करती संविधान सभा, तो जीवी मावलंकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती, ठीक है। और इस प्रकार जो संविधान सभा थी क्या बन गई, स्वतंत्र भारत की पहली
संसद बन गई आपकी। ठीक है, फिर हमने देखा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो गया। ठीक है, और कैबिनेट मिशन के द्वारा 389 जो सदस्य संख्या थी उसकी संख्या गिरकर आपके आ गई अब 299। इस 299 में से 229 सीटें जो थी कहां थी आपकी, ब्रिटिश प्रांतों को दे दी गई। ठीक है, और जो 70 सीटें थी ये दे दी गई आपकी देशी रियासतों को दे दी गई आपकी। ठीक है, ये विभाजन के बाद का था आपका। ठीक है, उससे पहले ब्रिटिश प्रांत के पास 296 सीटें थी और देशी जो रियासतें थी इनके पास 93 सीटें थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ अन्य कार्य थे। तो मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया। 24 जनवरी 50 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। ठीक है, भारत का संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। कुल बैठकें 165 होती हैं। ठीक है, 165 बैठकें की जाती हैं। 60 देशों का संविधान पढ़ा गया। प्रारूप पर लगभग 114 दिन चर्चा की जाती है। 64 लाख रुपया खर्चा होता है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी। इस पर 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। ठीक है, और प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 1948 में सौंप दी थी। फिर हमने इसमें आगे देखा था संविधान का प्रभाव में आना। तो बी आर अंबेडकर ने 4 नवंबर 48 को अंतिम रूप से प्रारूप पेश किया, जिस पर 5 दिन तक क्या होगी, चर्चा चलती है। ठीक है, और 15 नवंबर 1948 को दूसरी बार विचार होगा और 17 अक्टूबर 49 तक चर्चा चलती है। उसके बाद तीसरी बार 14 नवंबर 1949 को विचार किया जाता है। यहीं पर बी आर अंबेडकर के द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड करके एक प्रस्ताव रखा जाता है और 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित घोषित कर दिया जाता है। 299 सदस्यों में से 284 के द्वारा इस पर क्या किया जाएगा, हस्ताक्षर किए जाएंगे। अध्यक्ष भी हस्ताक्षर करते हैं और अन्य भी करेंगे यहां पर। ठीक है, अब संविधान का प्रवर्तन किस प्रकार संविधान लागू होगा, तो 29 नवंबर को, ठीक है, कब, 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। तो कुछ आर्टिकल थे, जैसे आपका 5, 6, 7, 8, 9 ये कुछ आर्टिकल हैं, ये क्या हो गए, स्वतः ही लागू हो गए। ठीक है, और अंतिम रूप से 26 नवंबर 50 को संविधान के जो बाकी आर्टिकल थे लागू कर दिए गए और इस दिन को क्या बनाया गया, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि संविधान लागू होने का दिन है ये। ठीक है, फिर संविधान सभा ने मोहर के तौर पर हाथी को अपनाया, हाथी के चिन्ह को अपनाया और संवैधानिक सलाहकार, वो तो कानूनी सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया था और संविधान सभा के सचिव थे वो एच.बी. आयंगर थे आपके। एल.एन. मुखर्जी को मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन बनाया गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा सुलेखन का कार्य इंग्लिश में किया गया और मूल संविधान का जो हिंदी में रूपांतरण किया या संस्करण जो लिखा वो किया बसंत कृष्ण वैद्य ने, यहां पर इसको किया। ठीक है, इतना लोग समझ में आ गया होगा। अब जब हम अगली बार में जो हम लोग देखेंगे तो भारतीय संविधान की हम लोग यहां पर क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं उसको हम नेक्स्ट टाइम यहां पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें आज के लिए आपका काफी हो चुका है। चलिए फिर